हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की अपने इस जर्नी में हम पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। अब चूंकि पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने पार्लियामेंट के चैप्टर को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में करके फिर उसको कवर किया था। हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। फिर हमने जॉइंट सिटिंग के बारे में भी देखा था। आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट में बजट के बारे में सारी बातें जानेंगे, उन सारी नुआंसेस को समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली हैं, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले की सारी वीडियो को देखें, फिर जाके इस वीडियो को आप देखें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय करते हुए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता है उसके बारे में। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, और इस बात की चर्चा आर्टिकल 112 में है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब बजट होता क्या है दोस्तों? जैसे हमारे घर में हम जितने भी खर्चे करते हैं, हमारा जितना भी रेवेन्यू आता है, उन सब का जो लेखा जोखा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की सरकार का भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है, एक लेखा जोखा होता है। इसी को बजट कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल में कितना खर्च करती है और एक साल में कितना अर्न करती है, उसी का स्टेटमेंट बजट होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज़ किया। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारे देश में, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो इतने इतने समय तक ये जो 12 महीना होता है, हम इसको एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बजट के अलग अलग टाइप की। दोस्तों, ऐसा 1924 में हुआ था कि रेल बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया गया था, और ये सेपरेशन था एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे। लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि रेलवे बजट और जनरल बजट इन दोनों को मर्ज कर दिया। और अभी वर्तमान में आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल बजट और जनरल बजट को एक साथ लेके आती है, इन दोनों को सेपरेट लेके नहीं आती। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस। अब इन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। आपको कौन से आर्टिकल में क्या बातें लिखी हुई है, ये अगर ध्यान ना भी रहे, तो कम से कम इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इन स्टेटमेंट में जो बातें हैं वो क्या कह रही हैं, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 में पहले मैंने आपको बताया कि इसमें एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है। तो आर्टिकल 112 कहता है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखवाएगा। ये कहता है आर्टिकल 112। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में प्रेसिडेंट रखवाता है, और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अनुच्छेद 113, आर्टिकल 113। तो आर्टिकल 113 तीन बातें करता है। अब मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि आर्टिकल 113 में ये बातें लिखी है, ये आपको ध्यान हो ना हो, लेकिन ये जो बातें क्या कह रही हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आर्टिकल 113 कहता है कि कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं रखा जा सकता। फिर आर्टिकल 113 ही कहता है कि राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोट नहीं कर सकती। ठीक है, और जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है उन पे वोटिंग नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, और उस बिल पे वोटिंग होती है। और जब ये वोटिंग पक्ष में होती है तभी जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकल पाते हैं। तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है उसके केसेस में ये वोटिंग नहीं होती, वो अपने आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है विदाउट एनी वोटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 113 में ये तीन इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो बजट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 114। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर बोरो किया जाएगा तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, जो कि कानून के माध्यम से होगा, बाय लॉ होगा।
यानी बिना कोई कानून बनाए हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहता है आर्टिकल 114। अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको स्टेज ऑफ इनैक्टमेंट बताऊंगा, बजट को इनैक्ट करने के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें मैं जब आपको अप्रोप्रिएशन बिल वाला स्टेज बताऊंगा तो वहां पे मैं फिर से इस आर्टिकल की चर्चा करूंगा। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी विड्रॉ किया जाना है तो वो एक कानून बना के ही किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 117। अब ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी मनी बिल जो कि टैक्स को इम्पोज कर रहा हो, उसको बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। और फिर आर्टिकल 117 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, यानी कि पार्लियामेंट किसी टैक्स को कम कर सकती है, किसी टैक्स को खत्म कर सकती है, लेकिन किसी टैक्स को वो बढ़ा नहीं सकती। अब इस स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया, जिसमें उस रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कुछ गिने चुने वस्तुओं पे 20% का टैक्स लगाएंगे। अब ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो पार्लियामेंट ये कहे कि 20% जो है इसको कम करके आप 10% कर दें या 15% कर दें, या फिर पार्लियामेंट ये कह सकती है कि 20% को आप ना लगाएं, इसको 0% कर दें और 20% के इस टैक्स को खत्म ही कर दें। लेकिन पार्लियामेंट ये कभी भी नहीं कह सकती कि आप 20% के इस टैक्स को 20% से ज्यादा 25%, 22% कुछ भी कर, 20% से ज्यादा करने के लिए पार्लियामेंट कभी भी नहीं कह सकती। इसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों टैक्स लगाना जो है वो सरकार का काम है। कब बढ़ेगा कब घटेगा ये सरकार के अधीन होना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट किसी टैक्स को रिड्यूस तो कर सकती है, किसी टैक्स को अबॉलिश तो कर सकती है ना, लेकिन किसी भी टैक्स को अब वो इंक्रीज नहीं कर सकती। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में, आर्टिकल 113 में, कि चार्ज एक्सपेंडिचर के मामले में कोई भी वोटिंग नहीं होती है। ठीक है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दरअसल तीन तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फिर एक होता है पब्लिक अकाउंट, सॉरी हाँ, एक होता है पब्लिक अकाउंट और तीसरा होता है कंटिजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दो टाइप के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके लिए वोटिंग की जाती है और जिसको एक प्रोसेस के माध्यम से निकाला जाता है, वोटिंग करके उस बिल को पास करके फिर निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ज एक्सपेंडिचर्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए कोई भी वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो चार्ज एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं और जिनको खर्च करने के लिए हमें कोई भी वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो भी प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं वो आता है चार्ज एक्सपेंडिचर में। फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है उसके सैलरी और अलाउंसेस, ये दोनों चार्ज एक्सपेंडिचर है। साथ ही साथ लोकसभा में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, ये इन दोनों की सैलरीज और अलाउंसेस भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब जब मैंने आपको स्पीकर का वो पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए इनकी जो सैलरीज होती हैं, इनके जो अलाउंसेस होते हैं, उनको चार्ज एक्सपेंडिचर पे में रख के चार्ज एक्सपेंडिचर के फॉर्म में रखा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि सरकार किसी लोकसभा स्पीकर पे ये दबाव बना दे कि अगर आपने इस तरीके मेरे पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो फिर क्या है कि आपके सैलरीज और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है या आपको दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए ना वोटिंग की जरूरत होगी ना पैसे को निकालने में कोई भी ज्यादा समस्या होगी। तो इस वजह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सैलरी और अलाउंसेस को, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरीज और अलाउंसेस को, उनकी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए चार्ज एक्सपेंडिचर के फॉर्म में रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स होते हैं, ये सभी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर अब ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका पेंशन हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरीज होती है वो सैलरीज आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा।
इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होगी, सैलरी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इस पे चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, वहीं हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन्स होंगे, ये पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो कैग है, माफ कीजिएगा, जो कैग है उसकी सैलरी भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। फिर जो यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं उनकी सैलरीज और पेंशन्स भी आपके चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। इन सब के अलावा और भी कई सारे ऐसे हैं ऑफिसर्स हैं जिनके मेंबर्स के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरीज होती हैं, वो चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। अब मुझे यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर के इस एग्जाम्पल को देने का मेरा पर्पस ये था कि आप समझ सके कि किस तरह के एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं। अब इनको क्यों ऐड किया गया है चार्ज एक्सपेंडिचर में, आप इस बात को जानिए। अगर कोई भी सरकार की सेवा में काम कर रहा है तो उसको रेगुलर तौर पे एक सैलरी की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए कि किसी की सैलरी के लिए अगर वोटिंग की गुंजाइश होती तो बिना वोटिंग के उसको सैलरी दी ही नहीं जा सकती थी। तो क्या इससे सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इफ़िशिएंसी से काम कर पाते? अगर उनको इस बात का इंश्योरेंस नहीं मिला होता कि उनकी सैलरी महीने की 1 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, तो क्या वो इस इफ़िशिएंसी से काम कर पाते? अगर उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या वो उस एनर्जी के साथ काम कर पाएँगे जिस एनर्जी के साथ वो अभी काम कर पा रहे हैं? है ना? तो इस व्यवहार्यता को, इस प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए चार्ज एक्सपेंडिचर में सैलरीज और अलाउंसेस को रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों कुछ बजट के बारे में हमने बातें की, बजट के बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा, चार्ज एक्सपेंडिचर को डिटेल में देखा। अब हम बात करने वाले हैं कि बजट पार्लियामेंट में जो इनेक्ट होता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस कौन से हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो बजट को इनैक्ट करने के लिए 6 स्टेजेस होते हैं। अब इन सारे स्टेजेस को मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बजट का प्रेजेंटेशन होता है। देखिए, बजट का जो प्रेजेंटेशन है वो 1 फरवरी को होता है, लोकसभा में किया जाता है। और जब लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में बजट को रखा जाता है। और बजट को प्रेजेंट करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करता है। 2017 से अब देखेंगे 2017 से ये जो डेट है 1 फरवरी, इसको अडॉप्ट किया गया। पहले बजट को फरवरी के लास्ट में यानी कि 28 फरवरी को किया जाता, बजट इसमें किया जाता था, ठीक है। तो फरवरी के 1 तारीख को बजट को प्रेजेंट किया जाता है। और 2017 से ये डेट अडॉप्ट किया गया है और बजट को प्रेजेंट करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको आर्टिकल 112 में बताया था कि प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोथ हाउसेस के सामने रखवाएगा। तो इसलिए प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट को प्रेजेंट करता है। फिर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा बजट पे डिस्कस कर सकता है बट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो होते हैं बजट में उस पर वोट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 113 में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो राज्यसभा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे वोट नहीं कर सकती, वो केवल बजट पे डिस्कस कर सकती है। अब एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि अब पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता था। अब इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रेजेंटेशन है वो बजट के 1 दिन या कुछ दिन पहले ही कर दिया जाता है, उसके बाद बजट आता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला स्टेज था जिसमें बजट का प्रेजेंटेशन होता है, ओके। अब बजट के प्रेजेंटेशन के बाद दूसरा स्टेज आता है जनरल डिस्कशन का। दरअसल जब बजट का प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद इसको जनरल डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में लाया जाता है, ठीक है। अब इस पे जब जनरल डिस्कशन होता है तो लोकसभा इस पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करती है। जनरल डिस्कशन के बाद तीसरा स्टेज आता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है 3-4 वीक्स के लिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एडजर्न का मतलब पता होगा। एडजर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को अगली डेट बता के, अगली डेट जिस पे मीटिंग होने वाली है वो बता के किसी भी मीटिंग को एंड कर देना, इसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट। तो जनरल डिस्कशन के बाद हाउस को 3-4 वीक के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। और इस 3-4 वीक के पीरियड में अलग अलग जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस पे डिटेल में इसका बजट के प्रोविजंस को एग्जामिन करती हैं, बजट के प्रोविजंस को डिस्कस करती हैं
और फिर बजट में जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाँ, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज हम देख रहे थे, तो इसमें हमने देखा कि 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा बजट पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है। अब ये हमेशा से डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा डिस्कशन नहीं किया जाता था। इस सिस्टम को हमने 1993 में स्टैब्लिश किया और 2004 के में इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए, तो तीसरा स्टेज था ये। अब आगे बढ़ते हैं। जब तीसरे स्टेज में डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा अच्छे तरीके से स्क्रूटनी हो जाती है, उसके बाद डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में वोटिंग होती है। ठीक है। तो कोई भी डिमांड तब ग्रांट बन जाता है जब वो उस पर वोटिंग हो जाती है और वोटिंग से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी भी डिमांड को। ठीक है। तो डिमांड ग्रांट बन जाता है आफ्टर इट हैज बीन ड्यूली वोटेड। फिर हम देखते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पे राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, अभी हमने डिस्कस किया। और जो वोटिंग होता है वो केवल बजट के वोटेबल वाले पार्ट पे ही कन्फाइंड होता है। अब मैंने आपको बताया कि बजट में दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कानून बना के निकाला जाता है पैसा। तो चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होती है बजट में, आप ध्यान में रखेंगे। और जो केवल बजट का वोटेबल पार्ट होता है, वोटिंग उसी तक कन्फाइंड होती है। फिर हम देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग मोशंस लाते हैं इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में, ताकि जो भी ये ग्रांट की डिमांड है उनको रिड्यूस किया जा सके। अब इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए जो मोशंस होते हैं इनको कट मोशंस कहा जाता है। कट मोशन दरअसल तीन टाइप के होते हैं, अब एक एक करके हम देखते हैं। एक होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट का मतलब जो होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने बजट में जो भी पॉलिसीज है उससे अपना डिसअप्रूवल दर्शाया है। और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात की सिफारिश करते हैं कि जितनी भी ग्रांट्स है उनको 1 रुपए कर दिया जाए घटा के। अब किसी भी ग्रांट को 1 रुपए करने का क्या मतलब होता है कि आप पूरी तरह से उस ग्रांट को नकार रहे हैं, राइट। तो इसलिए पॉलिसी कट को बोला जाता है कि ये डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी को शो करता है। अगला होता है इकोनॉमी कट। इसमें क्या होता है कि जो भी डिमांड है उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट तक कम करने की बात की जाती है। ठीक है। और तीसरा होता है टोकन कट। इसमें यह कहा जाता है कि डिमांड को आप 100 रुपये कम कर दीजिए, यानी टोटल जितना है उसमें से 100 रुपये कम करने की बात की जाती है। तो ये तीन तरीके के कट मोशंस होते हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा डिमांड फॉर ग्रांट को रिड्यूस करने के लिए लाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी तभी आप इसको समझ पाएंगे, और एक बार में समझ पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वो उसको वहाँ पे आप वीडियो को या तो पीछे करके देखें, या फिर आप बार बार लक्ष्मीकांत के चैप्टर को इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ें, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ये हमने चौथा स्टेज देखा जिसमें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें स्टेज की तरफ जिसमें अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। ओके। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 114 कहता है, जैसा कि जब मैंने आपको ये बता रहा था 114 जब बता रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये आर्टिकल आगे भी हमारे लिए आने वाला है। तो आर्टिकल 114 कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी तब तक विड्रॉ नहीं की जा सकती जब तक कि उसके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट कानून न बनाया गया हो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करती है। अब इस बिल के माध्यम से क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का ऑथोराइजेशन मिल जाता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है। ठीक है। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन जो पैसा निकालना उसके लिए जो अप्रोप्रिएशन बिल है उस बिल को पास होने में काफी टाइम लग जाता है। और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता था। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था वोट ऑन अकाउंट का, जो कि 2 महीने के लिए सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे निकालने की अनुमति देता था, ताकि अप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास हो तब तक का हमारा खर्चा चलता रहे। अब देखिए, वोट ऑन अकाउंट जो है ये जनरली 2 महीने का होता था, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2017 से हमने एक एडवांसमेंट किया बजट के प्रेजेंटेशन में, कि हम बजट को अब 1 फरवरी को ही इंट्रोड्यूस करने लग गए। अब देखिए, 1 फरवरी को हमने बजट को इंट्रोड्यूस किया और फिर 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है। तो इसमें हमें 2 महीने लगभग मिल जाते हैं।
तो अब देख, मैंने आपको बताया कि अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। तो अब क्या है कि वोट ऑन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका होता है। पहले क्या होता था कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता था लेकिन हमारा अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता था। अब क्या होता है, जब हमने अपने प्रेजेंटेशन के डेट को 1 फरवरी कर दिया है तो उसकी वजह से अब हमारे पास 2 महीने का टाइम मिल जाता है, और इस 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर में अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अब वोट ऑन अकाउंट देने की ज़रूरत केवल तब पड़ती है जिस साल इलेक्शन होता है। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल वोट ऑन अकाउंट दिया जाता है, और जिस साल इलेक्शन होता है उस साल पूरा का पूरा बजट नहीं पेश किया जाता, उस साल एक इंटरिम बजट पेश किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड इन ओनली इलेक्शन ईयर नाउ। इंटरिम बजट को केवल इलेक्शन ईयर वाले साल में प्रेजेंट किया जाता है, और जब जनरल इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो एक रेगुलर बजट पेश किया जाता है। और इस रेगुलर बजट को पेश करने का जो डेट है वो नई गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इससे सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने दोस्तों पांचवा स्टेज देखा जिसमें कि अप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाता है। अब अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने के बाद फाइनेंशियल बिल्स पास किए जाते हैं, ताकि जितना भी सरकार ने प्रपोजल रखा है उन प्रपोजल से रिलेटेड सारे पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सके। इसको मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी हम विड्रॉ करते हैं उसके लिए एक फाइनेंशियल बिल डालना जरूरी होता है। तो फिर लास्ट स्टेज में फाइनेंशियल बिल पास करके अप्रोप्रिएशन बिल को इफेक्ट दिया जाता है, और जितने भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं उनको लाया जाता है। तो अभी दोस्तों ये था स्टेजेस इन इनैक्टमेंट ऑफ बजट। इसमें हमने कुछ डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था। अब इन डिमांड फॉर ग्रांट्स के अलावा भी कुछ ग्रांट्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे एक होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होता है, अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट ने जितना पैसा ऑथोराइज किया था वो पैसा कम पड़ जाए, तो फिर उस सर्विस के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। ठीक है। दूसरा होता है एडिशनल ग्रांट। अब देखिए एडिशनल ग्रांट क्या होता है कि कोई भी ऐसी बात जिसकी चर्चा हमारे बजट में नहीं थी और वो बात किसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाती है, तो उस सर्विस से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको पूरा करने के लिए एक एडिशनल ग्रांट दिया जाता है। ओके। तीसरा होता है वोट ऑन क्रेडिट। देखिए वोट ऑन क्रेडिट और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का ब्लैंक चेक होता है जो कि लोकसभा एग्जीक्यूटिव को देती है। यानी कि अगर हमारे देश में कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ जाए, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोकसभा द्वारा एग्जीक्यूटिव को वोट ऑन क्रेडिट दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का ब्लैंक चेक होता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ अलग प्रकार के ग्रांट्स थे जो कि हमारे बजट से अलग थे। तो ये दोस्तों अदर ग्रांट्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के फंड्स हैं जिन फंड से हम अपने देश का खर्चा चलाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के फंड्स की बात की गई है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तीसरा है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 266(1) में मेंशन किया गया। देखिए हमारी सरकार के जितने भी पेमेंट्स होते हैं या अ, जितने भी पेमेंट्स या रिसीट्स क्रेडिटेड या डेबिट होते हैं उन सबको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। ठीक है। अब इस बात एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि इस फंड से कोई भी पैसा बिना किसी अप्रोप्रिएट लॉ के नहीं निकाला जा सकता। बिना किसी पार्लियामेंट्री लॉ को पास किए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एक बात और आपको क्या ध्यान में रखनी है कि चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, इनके लिए वोटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, इनको बिना किसी पार्लियामेंट्री लॉ के निकाला जा सकता है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था। दूसरा जो हमारा फंड होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसको आर्टिकल 266(2) में मेंशन किया गया है। देखिए जितने भी पब्लिक मनी रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, उन उन वो सारी मनी जो है इसी में क्रेडिट होती है।
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इन मनी में आप देख सकते हैं प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हो सकता है, जुडिशियल डिपॉजिट्स हो सकता है ना, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, रेमिटेंसेस जो दूसरे देशों से हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों के द्वारा या एनआरआईज के द्वारा भेजे जाते हैं, उनको हम पब्लिक अकाउंट में रखते हैं। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी रेमिटेंसेस आएंगे वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएंगे। ठीक है। और एक और बात पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये ध्यान रखनी है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा जो है वो किसी पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन से नहीं, वो नॉर्मली निकाला जा सकता है। ठीक है। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बिना पार्लियामेंट्री लॉ के अप्रोप्रिएशन के पैसा नहीं निकाला जा सकता था, उस प्रकार की बाध्यता पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में नहीं है। ओके। अब तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जैसा कि नाम ही है कंटिजेंसी, तो पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इस बात की शक्ति दी है कि वो एक कंटिजेंसी फंड को बना सकता है। तो अपनी इसी शक्ति के तहत पार्लियामेंट ने एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को इनैक्ट किया। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट इस फंड से जो भी एडवांसेस हैं उनको निकाल सकते हैं अगर कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो। और इसके लिए भी पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन की माफ़ कीजिएगा, और इसके लिए पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट पैसा निकालते हैं उसको बाद में पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके बाद जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसको फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, और ये जो मैनेजमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है। यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसको फाइनेंस सेक्रेटरी देखता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब फिर इसके कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी पब्लिक अकाउंट की तरह कोई भी जो है लॉ पास करने की जरूरत नहीं है इससे पैसा निकालने के लिए, ये केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों 3 टाइप के फंड्स। अब हमारा देखिए बजट जो है पार्लियामेंट में वहां पे ये खत्म हो जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना चाहिए। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर वनडेज एग्जाम में ऐसे कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंडियन बजट जो है वो 1860 में प्रेजेंट किया गया था अंडर ब्रिटिश रूल, और इसको प्रेजेंट करने का काम जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम पहले बजट की बात करें तो इसको 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। फिर 2021 से जो हमारा बजट है वो पेपरलेस फॉर्मेट में किया जाता है, और जो बजट है उसको तैयार करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसका बजट डिवीजन करता है, और ये बजट के कंपाइलिंग के लिए कोर यूनिट है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा बजट इन पार्लियामेंट जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा एक और पार्ट बनेगा पार्लियामेंट का, उस पार्ट के बाद पार्लियामेंट का हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई मेक श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी लास्ट वाले पार्ट को भी कवर करके पार्लियामेंट के इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करूं, ताकि आप अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से रिविजन कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आई होप कि इतने डिस्कशन के बाद आपको कुछ चीज़ें नहीं पता भी चली होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो आपकी तरह वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।